friends, this is Avnish and this is a continuation of mechanical property of fluid. In the previous lecture, we do a sum problem on based on wooden block on the water, and a coin is placed on the wooden block. If the coin is dropped into the water, then the water level increase or decrease. In that lecture, we discussed displacement volume is directly proportional to the water level. In this lecture, we also do a sum problem and discuss new concept. Okay, so let's begin. देखो, सबसे पहले क्या है कि अगर मैं एक बीकर लूं, ठीक है, और इसमें मैं वाटर भर दूं, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये हाइट अगर h है, ये हाइट क्या है, h है, और इसकी जो डेंसिटी है वो रो है, ठीक है। तो बताओ यहां पे प्रेशर कितना होगा, रो जी एच, ठीक है। अब कुछ ऐसे टर्म देखो, यहां तक तुम्हारे एकेडमिक लेवल का 11th तक तो काफी काम चल जाएगा, लेकिन आप जैसे हायर स्टडी में जाएंगे, जिसमें आप जेईई मेंस का या एनडीए का क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करेंगे, तो उसमें ये रो जीएच कुछ और तरीके से डिस्क्राइब है, तो उसी को मैं आज थोड़ा डिस्कस करने वाला हूं। देखो, अगर मैं इस रो जीएच को बोलूं, अच्छा यही तो एच है, एच, तो जो ये एच है मेरा, वो इस सरफेस से परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है, तो मैं बोल रहा हूं कि H शुड बी परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है। अच्छा, जी भी मेरा कैसा होगा, देखो अगर यहां जी भी तो एकदम नीचे लगा डायरेक्टली, तो जी भी क्या है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बॉटम से भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरफेस सब मेजरिंग है मेरी। तो अच्छा, तो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, रो जी परपेंडिकुलर, एच परपेंडिकुलर, कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत अच्छे। ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए आप होल्ड डाउन करिए, तब तक मैं एक क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूं। देखो, मान लो कि कोई थिंग यहां पर ऐसे रखी है, ठीक है। अभी तुम इसको उठाओगे तो बताओ ये अपने एक्चुअल वेट से थोड़ी हल्की रहेगी ना, क्योंकि इस पे क्या लग रही है, बायंसी। और बायंसी कैसे लगती है, मैं इसको प्रूफ कर चुका हूं। मान लो कि ये जो बॉडी है, ये इसके एकदम नीचे आ गई, ठीक है, नीचे आ गई। इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूं, ये कहां आ गई, नीचे आ गई। तो बताओ कि इसमें अब मुझे इसको उठाने में बहुत ताकत लगेगी कि कम ताकत लगेगी, तो बहुत ताकत लगेगी, बहुत ताकत लगेगी। क्यों, क्योंकि इसका तो mg नीचे है ही, और साथ में इसका प्रेशर भी ऊपर है, वाटर का प्रेशर बहुत ज्यादा, तो ये हल्की से ऊपर होती तो बायंसी लग जाती। लेकिन जब एक बार ये बॉटम पे आ गई तो इसको उठाना मुश्किल है। अच्छा, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, एमएसक्यू का था, कि उसमें था कि सबमरीन को क्यों नहीं बोला जाता कि तुम एकदम ओशियन के बॉटम पे जाकर के रेस्ट करो, क्योंकि अगर एक बार जो सबमरीन अगर नीचे बैठ गई तो उसके मोटर में इतना प्रेशर होना चाहिए कि वो उसको अपलिफ्ट ऊपर उठा ले, क्योंकि पता है कि जैसे अगर ये बॉटम पे पहुंच गई तो ओशियन तो 2-4 मीटर का तो गहरा होता नहीं है, तो बहुत गहरा होता है, तो पूरा वाटर का प्रेशर इसके ऊपर होता है और सबमरीन का वेट भी बहुत होता है। तो एक्चुअल वेट जो सबमरीन का है उससे ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको लिफ्ट करने के लिए, इसीलिए सबमरीन को बोला जाता है कि आप जाकर के बॉटम पे रेस्ट ना करो। बोलो, बात समझ में आई। अच्छा, अब जो हम लोग ये बात की कि जी परपेंडिकुलर टू द सरफेस और एच परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग और अच्छे से क्लियर करते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक्सेलरेटिंग फ्लूइड, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करके चलना। जैसे मानो कि ये एक बाल्टी है या बीकर है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अभी नीचे कितना फोर्स लगा रही है, कितना प्रेशर है, ये हाइट h है और ये कितना है, रो, तो रो जगह रो जी एच, ठीक है। इधर देखो, अब अगर मैं इसको, अच्छा देखो, बेसिकली जो ये जी है वो कौन सा जी है, ग्रेविटी वाला। अगर मान लो कि इसके ऊपर मैं ऐसे वेइंग मशीन रख दूं,
वेइंग मशीन जो मेजर करती है, अच्छा वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? वेट की नॉर्मल मेजर करती है। बहुत अच्छे। अब इसी बीकर को मैं इस पे रख दूं, ठीक है, ये भी एच हाइट पे भरा है, इसका भी रो है, तो यहां पे कितना प्रेशर? रो जी। अब इसको मैं अगर ए एक्सेलरेशन से ऊपर एक्सेलरेट कराऊं इस पूरे सिस्टम को, क्या मैंने लिफ्ट वाला सिस्टम पढ़ाया? अब इसको मैं एक्सेलरेट करा रहा हूं, तो बताओ मेरे को क्या इसका वेट यहां बढ़ेगा कि घटेगा? सोचो। नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा ना। देखो मैं तुम लोग को प्रूफ भी करके दिखा देता हूं। जैसे इसका मोशन ऊपर को है तो हाँ बहुत अच्छा, नीचे mg लग रहा है, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम में, फोर्स इक्वल टू एम में, जहां पे ये एफ नेट होता है, ये क्या होता है? एफ नेट होता है। एफ नेट मतलब ऊपर एम वो लग रहा है, इसे ऊपर है और नीचे कितना लग रहा है? जी। एम जी। फोर्स कितना लग रहा है? एम जी, तो हो जाएगा एम जी और ये एफ ऊपर, तो ये इधर चला जाएगा, तो ऊपर का जो फोर्स लग रहा है हो जाएगा एम इन ब्रैकेट में ए प्लस जी। बोलो क्लियर है? तो बताओ क्या ये फोर्स जो है वो बढ़ रहा है? मतलब ये फोर्स बढ़ रहा है तो इसकी रीडिंग भी क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि एक्चुअली नॉर्मली तो बताता है। अच्छा अगर ये फ्लूइड ऊपर को मैं एसेलेट कर रहा हूं, यहाँ पे रो जी एच प्रेशर है, तो बताओ जब अगर मैं इसको ए एसेलेशन से ऊपर एसेलेट कराऊंगा तो क्या यहाँ पे रो जी प्लस ए एच हो जाएगा? बोलो आप लोग, क्या यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा फील करा करके दिखाता हूं आप लोगों को। देखो मान लो कि एक पटरा है या कुछ भी एक है ऐसे प्लाई टाइप का, उसमें तुमको बैठा दिया गया। अब उस प्लाई को मैं ऐसे उठा रहा हूं ऊपर की ओर, तो बताओ मुझे ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा कि उस प्लाई को मैं नीचे लेके आ रहा हूं तो ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा? ऊपर लगा रहा हूं, मतलब कि ऊपर में उठा रहा हूं तो उसका प्रेशर जो आदमी बैठा वो बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है। अच्छा बहुत अच्छे। अगर मैं इस फ्लूइड को क्या करूं कि इसको छत पे लेके गया और ये फ्लूइड जो इसमें भरा हुआ था एच हाइट का, ये रो था, तो अभी तो यहाँ पे कितना प्रेशर है? रो जी एच और प्लस पी नॉट, यहाँ पे प्लस पी नॉट भी रहेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा अब मैं इसको क्या किया? ऊपर से छोड़ दिया। जब मैं इसको ऊपर से छोड़ूंगा तो बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना रहेगा? पी नॉट प्लस रो जी माइनस ए। जी माइनस ए रहेगा। अरे जब मैं ऊपर से छोड़ी तो मेरा एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एसिलेशन सेम ही तो हुआ। तो जैसे मैं तुमको बताऊं कि मैं तुमको लेके गया 15 फ्लोर पे लेके गया और तुम्हारे सर पे 50 किलो का बोझ रख दिया, उसके बाद मैं तुमको छत से ढकेल दिया, तो बताओ बोझ तुम्हारे पर कितना फोर्स लगाएगा? कुछ जीरो फोर्स लगाएगा, क्योंकि वहां पे नॉर्मल जीरो, तुम ना बोझ पे लगा ना बोझ तुम पर लगा, दोनों लोग सेम एसिलेशन से नीचे गिर रहे हो। तो बताओ जब ये दोनों सेम एसिलेशन से गिरेंगे तो फ्लूइड इस पे कितना फोर्स लगाएगा? एक भी नहीं लगाएगा। तो यहाँ पे केवल प्रेशर कितना होगा? पी नॉट। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? बहुत अच्छे। अब जैसे इसी को मैं इस तरीके से तुम लोग को दिखाऊं, ये यहां पे थोड़ा सा लिक्विड भरा है, ठीक है, और इसको मैं अगर इधर खूब तेज एक्सेलरेशन कराऊं तो बताओ क्या यहां पे प्रेशर बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो क्लियर हो गया ना? बहुत अच्छी। यही मैं थोड़ा सा क्लियर करवाना चाह रहा था। अब हम लोग के जो मेन टॉपिक है उस पर आते हैं। ये क्लियर है ना? चलो अब देखो, अब इस पानी भरे हुए बीकर को हम ना ऊपर लेके जा रहे हैं ना नीचे लेके जा रहे हैं। अब हम इस पानी भरे बीकर को इधर एसिलेट कर रहे हैं। तो अगर बताओ इस पानी भरे बोतल को मैं इधर एसिलेट कराऊंगा तो ये पानी, अच्छा देखो बहुत अच्छे, जब मैं इधर एसिलेट कराऊंगा तो बताओ प्रेशर या इधर बढ़ेगा इधर बढ़ेगा? इधर प्रेशर। अगर अच्छा इधर प्रेशर कैसे बढ़ेगा? जब इधर वाटर लेवल बढ़े। तो बताओ अब तुम लोग ऐसे भी सोचो जनरली कि अगर मेरा बीकर इधर लेके मैं ऐसे दौड़ रहा हूं तो बताओ क्या मेरा कुछ ऐसे हो जाएगा? लिक्विड तिरछा हो जाएगी? नहीं। सोचो खूब तेज बाल्टी लेके दौड़ोगे तो देखो बाल्टी ऐसे होने लगेगी, पानी उसका छलक जाएगा, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। और तुम लोग भी देखो अब यहां पे प्रेशर कितना है? ये मान लो H1 हाइट है और यहाँ पे H2 हाइट है, तो यहाँ प्रेशर बढ़ गया ना? तो मतलब जो हमने बात की वो सही की। अच्छा तो अब कैसे, क्या है सवाल कि ये जो है कितना मुड़ेगा लिक्विड, मतलब जितना था कितना बेंड होगा लिक्विड, ये क्वेश्चन है। मतलब कि हमको थीटा फाइंड करना है। पहले ऐसे था, जब ऐसे इधर लेके गए तो ये लिक्विड तिरछा हो गया, अब वो कितने एंगल तिरछा हुआ है ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर करके
हेडिंग डालो, एसिलेटिंग फ्लूइड डालो, फिर लिखो बेंडिंग। ये बेंडिंग ना लिख करके लो, एसिलेटिंग फ्लूइड डाले, हेडिंग, बहुत अच्छी। कितना टेढ़ा होगा ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब लिक्विड ना भर करके मैं सीधे सीधे, ठीक है। अब यहां पर आप लोग को थोड़ी सी जानकारी में चाहिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जानते तुम लोग क्या होता है? ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है? ऑब्जर्वर कहां से देख रहा है, बहुत अच्छे। मैंने तुम लोग को बताया था इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम में मैंने कहा था कि अगर कोई भी फ्रेम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो इनर्शियल फ्रेम है। अगर कोई भी एक्सेलरेटेड फ्रेम आए तो फिर वो इनर्शियल फ्रेम नहीं, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम लोग काम करते हैं तो वहां पे एक सूडो फोर्स आता है, यहां तक मैंने बताया था। अब यहां पे मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं आप लोग के लिए। देखो बता दीजिए। ठीक है, देखो एग्जाम्पल के लिए मैं थोड़ा सा पहले आपको नॉर्मल लाइफ एग्जाम्पल दे देता हूं। देखो मान लो कि तुम मेरे साथ कार में बैठे हो और कार मेरी एसेलरेट कर रही है। क्या कर रही है? एसेलरेट कर रही है। तो तुम मेरे साथ कार में बैठे हो, लेकिन वो कार तो एसेलरेट कर रही है, वो तो ठीक है, लेकिन तुम मेरे लिए किस पे हो? रेस्ट पर हो। अच्छा, तुम मेरे लिए रेस्ट पर हो, इसका मतलब क्या? नेट फोर्स, नेट टॉर्क जीरो। बोलो क्लियर है? अच्छा, अगर ये मेरा पानी से भरा हुआ जो बीकर है वो इधर को क्या कर रहा है? एसेलरेट कर रहा है। तो जो ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा होगा, जो ऑब्जर्वर इस लिक्विड में बैठा होगा, मान लो यहां पर, तो अब इसमें मैं कोई एक जनरल पार्टिकल ले लिया वाटर का और ये मेरा ऑब्जर्वर है, ठीक है। मैं इस ऑब्जर्वर को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जो मेरा ये ऑब्जर्वर बैठा है, इस पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके लिए ये पॉइंट किस पर है? रेस्ट पर है ना? अरे भाई रेस्ट पर है ना? अगर ये पॉइंट इसके लिए रेस्ट पर है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ अगर ये पॉइंट रेस्ट पर है? टॉर्क और नेट फोर्स जीरो। अच्छा, नीचे कितना लग रहा है? m0। ऊपर कितना लग रहा है? नॉर्मल। वो दोनों तो बैलेंसिंग। अच्छा, बैलेंस किधर नहीं है क्योंकि एसिलेशन इधर हो रहा है, तो बैलेंसिंग किधर नहीं है? अलोंग द सरफेस। तो अगर हम लोग यहां पे प्रूफ कर दें या बता दें कि अलोंग द सरफेस इस पॉइंट पर जीरो फोर्स है, तो फिर हम कहेंगे भैया तभी ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट में क्या है? रेस्ट पर है। एक बार मैं तुमको और समझाता हूं, ध्यान समझो। ये पॉइंट रेस्ट पर है, ये पॉइंट उसके लिए रेस्ट पर है जो ऑब्जर्वर इसी फ्रेम में बैठा हो। अगर कोई भी ऑब्जर्वर दूसरे फ्रेम से देख रहा है तो उसके लिए ये पार्टिकल तो एक्सेलरेशन में है, और जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर मेरा ऑब्जर्वर इसी लिक्विड में बैठा है तो उसके लिए ये पॉइंट किस पर है? रेस्ट पर है। अगर कोई भी पॉइंट किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर होता है तो उस पर नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या होता है? जीरो होता है। अब ये इसका मोशन इधर को है तो ऊपर नीचे कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो मैं उधर का फोर्स काउंट ही नहीं कर रहा क्योंकि उधर मोशन नहीं है तो उधर फोर्स नहीं। अब मैं इसको इधर उधर का देखता हूं। देखो इधर नीचे कितना लग रहा है? mg, ठीक है। इधर एसेलेरेशन ए से चल रहा है और इधर एसेलेरेशन ए से चल रहा है, ठीक है। जब ये ए से चला तो ये भी ए से चलेगा ना। अच्छा, ये लिक्विड टेढ़ा क्यों है? क्योंकि इधर एक फोर्स आया, कौन सा? देखो समझो समझो बात को, बहुत क्लियर ध्यान सुनना। जैसे ये मानो कि एक ट्रक है, ठीक है, और इस पर एक कोई गोल गोल चीज रखा, ठीक है। अगर ये ट्रक इधर को एक्सीलरेट करेगा तो ये बॉल किधर जाएगा? इधर हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एकदम क्लियर है ना? अब देखो, जैसे ये एक्सीलरेट कर रहा है वैसे ये भी एक्सीलरेट कर रहा है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस तरफ लगेगा ना। बहुत अच्छा। और ये कितना होगा? जैसे इधर मास इंटू एक्सीलरेशन तो होता है फोर्स, तो ये मैं छोटा सा मास लिया तो dm इंटू, बताओ जी लिखो कि जिस एक्सीलरेशन से चल रहा है, तो dm इंटू ए। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये एंगल थीटा है, ये तो हमको फाइंड करना है। अच्छा, अब ध्यान समझना, अगर ये ऑब्जर्वर जो है उसके लिए ये पॉइंट किस पर है? रेस्ट पर है।
तो इस पे अलोंग द सरफेस फोर्स कितना होना चाहिए? 0। सर अलोंग द सरफेस क्यों? क्योंकि वर्टिकल में मोशन नहीं है। अच्छा अलोंग द सरफेस अगर ये थीटा तो ये थीटा। अच्छा अलोंग द सरफेस मतलब इसका सरफेस ऐसे है, तो बताओ इधर इस सरफेस में कितना फोर्स है? 0। अरे डीएम में कॉस थीटा यार, हाँ डीएम में कॉस थीटा ना, इधर फोर्स कितना? DM डी एम में कॉस थीटा। बोलो क्लियर है? अच्छा इधर कितना फोर्स है? DM में उतना ही DM में cos थीटा। अरे यार देखो इधर इधर ये इसको मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूं। देखो ध्यान समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इधर लग रहा था एमजी, ये तो क्लियर हो गया। एक फोर्स इधर लग रहा था, तो इसका मैं नॉर्मल पैरेलल ड्रॉ कर दिया, क्योंकि हम लोग जो इसको रिजॉल्व करते हैं वो किसकी तरफ करते हैं? पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट रिजॉल्व करते हैं ना भाई। देखो यार जैसे यहां पे अगर 5 न्यूटन है, ये थीटा तो कहोगे ये 5 cos थीटा और ये 5 sin थीटा। ये करते हो पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट में तोड़ते हो, तो ये पैरेलल कंपोनेंट है और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ये कितना है? डी एम ए, और ये एंगल कितना है? थीटा, और ये थीटा तो ये भी थीटा है। देखो अगर इसको अब इसको थोड़ा सा भूल जाओ, ये फोर्स ब्रेक करो तो ये कुछ ऊपर और कुछ नीचे जाएगा। ऊपर कितना जाएगा? डीएम में कॉस, क्योंकि चिपका तो कॉस, तो ये जाएगा डी एम ए कॉस थीटा। अच्छा इधर कितना जाएगा? डीएम में साइन थीटा, क्योंकि हमारा मोशन केवल इधर है, तो मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट को सॉल्व नहीं कर। अच्छा अब इसको देखो, ठीक है, एकदम ध्यान देना। ये एक ट्रायंगल बना देता हूं। अगर ये थीटा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये 90, अगर ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, क्योंकि मैंने नॉर्मल डाला। अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अच्छा ये mg अगर मैं देख रहा हूं अलोंग द सरफेस फोर्स क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डीएम में कॉस थीटा की डायरेक्शन ये है और डीएमजी इधर लग रहा है, तो इसको रिजॉल्व करोगे तो ये इधर जाएगा। देखो अलोंग द सरफेस के लिए यही कंपोनेंट जाएगा, ये कंपोनेंट जाएगा, ये कंपोनेंट जाएगा, रिजॉल्व के लिए ये कंपोनेंट जाएगा। तो अगर ये mg ये 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा? mg cos 90 माइनस थीटा। तो इधर फोर्स कितना लग रहा है? mg cos 90 माइनस थीटा। अच्छा बहुत अच्छे। तो बताओ mg चेंज गिनो, चेंज तो हो जाएगा mg sin थीटा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इधर फोर्स कितना? ऊपर कितना? m में cos थीटा, क्योंकि अब देखो जैसे इसी पॉइंट मास लिए मैं कैपिटल m लिया हूं, तो मैं अब इस d को हटा दे रहा हूं, ठीक है। dm में cos थीटा, तुम dm d ही ले लो, नहीं तुम लोग गड़बड़ा दोगे। ये छोटा सा पॉइंट लिया है, तो dm में ये भी dm है और ये भी dm है। यहां तक बात क्लियर? अच्छा हमने कहा कि अलोंग द सरफेस फोर्स बराबर होना चाहिए। अगर अलोंग द सरफेस फोर्स बराबर नहीं, तो वो पार्टिकल ऐसे चलने लगेगा, क्योंकि इस ऑब्जर्वर के लिए ये किस पे है? रेस्ट पर है। तो अब इसको थोड़ा सा देखो, तो मुझे बताओ इधर फोर्स कितना? डीएम में cos थीटा, डीएम में cos थीटा, ये किसके बराबर होना चाहिए? डीएम की cos थीटा 90 माइनस थीटा, मतलब कि डीएम की sin थीटा। हाँ। अच्छा डीएम कैंसल। तो यहां से बताओ ये cos थीटा नीचे गया Yes, और ये g नीचे आया, Yes, तो बताओ कि a बाई जी इक्वल टू क्या? tan थीटा। तो अगर तुमसे कोई कहे अगर ये एक लिक्विड है, वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की रफ्तार से चल रहा है। इफ दिस लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग विद द एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फाइंड द एंगल ऑफ कितना बेंड हुआ, एंगल ऑफ बेंडिंग। तो बताओ tan थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू a बाई जी। a कितना है? a 5, g कितना है? 10। तो बताओ यहां से 1/2, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। बोलो क्लियर है? यस सर। तो अब बताओ कि कोई भी लिक्विड है, इधर एक्सेलरेट कर रहा है, तो तुम बता सकते हो कि कितना उसमें डेविएशन होगा। बहुत आसान है, ठीक है। आई होप ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी। देखो इसी कॉन्सेप्ट बेस एक क्वेश्चन है कि ये एक हमारा बीकर है
जिसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, और इस बीकर का जो एल बी ये क्यूब है, समझो ये क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, और इसकी एक लेंथ दे दी गई है 5। क्या दी गई लेंथ 5। तो बताओ वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ए क्यूब, 125 हाँ ए क्यूब ना, मतलब कोई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है ए क्यूब। तो बताओ जब इसको 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कराएंगे तो इसका लिक्विड कैसे हो जाएगा, ये एकदम भरा हुआ है, थोड़ा एंगल बन जाएगा। तो बताओ कि कुछ ऐसे बन जाएगा, इधर की तरफ ज्यादा फ्लो करेगा, कुछ बह जाएगा लिक्विड ना यार, अरे बहेगा ही नहीं बहेगा, तो ये बताओ कितना बहेगा, हाउ मच वाटर फ्लो। ठीक है, आप लोग भी ट्राई करिए। देखो इसको मैं फिर से एक बार ड्रा करता हूं, तो ये अब इधर जगह होनी चाहिए इसके लिए, तो ये पूरा एकदम भरा हुआ था, और ये एकदम पूरा भरा हुआ था, और ये इधर को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रफ्तार से क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था, और इसका ये क्या था 5 सेंटीमीटर का, ये क्यूब है, ठीक है। जब ये इधर एक्सेलरेट करेगा तो बताओ ये कुछ ऐसे हो जाएगा जिसमें से कुछ पानी क्या होगा, बह जाएगा, और इधर का ये खाली हो जाएगा, क्यों जी, इधर खाली हो जाएगा ना। अब मैं तुमसे कह दूं, हाँ बोलो सर, देखो मैं लगाता हूं ना, क्लियर हो जाएगा। देखो अभी कहोगे हाँ भाई ये तो बहुत आसान था, देखो ये मान लो एंगल कितना है, थीटा है, तो बताओ यहां से tan थीटा कितना आया, 5/10 दैट इक्वल टू 1/2, और मैंने तुम लोग को बताया ये y/x होता है, ये अच्छा ये कितना है 1 ना y, या ऐसे समझ लो कि y इक्वल टू कितना आया 1/2x, ये कितना आया y इक्वल टू 1/2x, x यही तो है, और x की वैल्यू कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो बताओ ये कितना आ जाएगा 2.5। अब तुमसे मैं कह रहा हूं कि जो ये खाली जगह है, इतना पानी बहा है, तो मैं कह रहा हूं कि तुम इसी का एरिया निकाल लो, और तुम्हारे दिमाग में चले से ये ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल नहीं है मेरे भाई, ये ट्रायंगल, ये क्यूब है, क्यूब में से काटा गया है, ट्रायंगल में पानी कैसे भर दोगे तुम उसका ऊपर वाला ना। तो देखो अब यहाँ देखो, हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी चीज का अगर वॉल्यूम निकालना है तो उसका बेस का एरिया इनटू हाइट कर देते हैं, बहुत अच्छे। तो अब जैसे ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा बना, हाँ प्रिज्म की तरह बना है, बहुत अच्छे। तो बताओ इसका एरिया कैसे लिखूंगा, पहले बेस का एरिया लिखूंगा, प्रिज्म का बेस का एरिया क्या होगा 5 × 5 ही तो 25, बेस का एरिया क्या, इसकी हाइट कितनी है 2.5, तो अभी ये क्या है, ये टोटल आया, अगर मैं इसको 1/2 से और मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आधा, इसका आधा आ गया। अब इसको कैलकुलेट करो, 5 × 5 = 25, 25 × 6 = 625, तो जाएगा 2.5 × 1/2, ये तुम्हारा आंसर है। इतना पानी तुम्हारा नीचे गिर गया, ठीक है। ट्रायंगल नहीं इसमें, एक बार और इसको मैं समझाता हूं, ध्यान समझो। ये एक पूरा पीछे ऐसे एक कर्व है, पूरा जैसे क्यूब है, उसका वो ऊपर वाला आधा पार्ट कटेगा, जैसे क्यूब है। अब जब ये टेढ़ा होगा ना तो ये ऐसे होगा टेढ़ा, ये ऐसे ना, ऐसे करके टेढ़ा होगा, तो ये केवल इतना भाग ये निकला है तुम्हारा, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो और ये एंगल हमको पता था, ये एंगल, ये साइड पूरा 5 थी, और ये कितनी थी 2.5, तो मैं अब इसको छोटा सा वॉल्यूम मान लिया ऐसे करके, जिसके ये लेंथ कितनी थी 5 थी, और इसकी हाइट कितनी थी 2.5 थी, और इसकी ब्रेथ कितनी थी वो 5 ही थी। तो अगर 5 × 5 × 2.5 करूंगा तो मुझे ये पूरा वॉल्यूम मिलेगा, ये पूरा। अब जब इसको मैं 1/2 कर दिया तो मुझे ये आधा वॉल्यूम मिल जाएगा, समझ में आया। तो ये से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।